ये कहानी एक ऐसे मसीहा की है जो तरक्की और अनुशासन के नाम पर एक पूरी रियासत को नर्क में झोंक देता है। विलियमसन, एक चालाक सर्वेयर जो महीधर राय की हवेली में मेहमान बनकर आया था, लेकिन देखते ही देखते वो वहां का अघोषित सुल्तान बन बैठा। जब विलियमसन की बैंत और उसके शिकारी कुत्तों का जुल्म बढ़ता है, तो कॉलेज से लौटा एक युवा धूर्जटी सत्ता के इस नशे को चुनौती देता है। पर क्या धूर्जटी का साहस विलियमसन की उस खौफनाक क्रूरता के आगे टिक पाएगा, जो जलती हुई बैलगाड़ियों और सड़ती हुई झोपड़ियों का मंजर पैदा कर देती है? एक तरफ महीधर राय की बेबसी और ऑरेलिया का नफरत भरा प्यार है, और दूसरी तरफ पेट्रोल की आग में जलता हुआ नगरगढ़। क्या विलियमसन का ईश्वरीय निर्देश महज एक बहाना है या एक गहरी साजिश? सुनिए डिजिटल नॉवल वर्ल्ड की एक रूह कांपा देने वाली और व्यंग्यपूर्ण दास्तान, विलियमसन। तो चलिए नगरगढ़ की उस हवेली के ड्राइंग रूम में चलते हैं, जहां विलियमसन अपनी अगली साजिश बुन रहा है। स्टीफन एफ विलियमसन का मन बड़ा ही सरल और सीधा है, बस उनकी बुद्धि जरा पेचीदा और चालाक है, बिल्कुल वैसी ही जैसी किसी खानदानी बनिए या व्यापारी की होती है। अरे भाई, वे बिना किसी ठोस जरूरत के अकारण कभी अपनी बुद्धि का दांव नहीं चलते, और जब भी कोई पैंतरा आजमाते हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि उनकी बिसात बहुत गहरी और अचूक हो। झूठ को वे कभी अपनी दुनिया में पनाह नहीं देते, लेकिन दरअसल उनकी कलाकारी देखिए कि अगर वे सफ़ेद को काला भी कहें तो इतने अधिकार, इतनी तेज आवाज़ और इतनी दिखावटी ईमानदारी के साथ कहते हैं कि सामने वाला इंसान एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है और सोचने लगता है कि शायद उसी की आंखों या अक्ल में कोई बड़ी भारी भूल हो गई है। विलियमसन का साहस भी बड़ा बेजोड़ और अनोखा है। जहां डरने की कोई बात ना हो और जहां उनका विरोधी उनसे कमजोर हो, वहां वे किसी जाबाज शूरवीर की तरह दुस्साहसी बन जाते हैं। पर जहां वाकई खतरे या डर की कोई गुंजाइश हो, वहां वे घबराने के बजाय बड़ी ही उदारता और शालीनता के साथ साहस दिखाने से पीछे हट जाते हैं। और सच पूछो तो उस चालाकी को वे अपने धैर्य और सहनशीलता के प्रमाण के तौर पर पेश करते हैं। अन्याय तो वे अपनी जिंदगी में कभी करते ही नहीं, और अगर कभी उन्हें कोई गलत काम करना ही पड़ जाए तो वे पहले ईश्वर की दुहाई देते हैं, इंसानियत और कर्तव्यों का वास्ता देते हैं, और फिर पूरे संसार के सामने ये घोषणा कर देते हैं कि वो कोई अन्याय नहीं बल्कि सबसे बड़ा न्याय है। विलियमसन साहब की उम्र अब 57 साल की हो चुकी है। उनके उन मेहंदी जैसे लाल रंग वाले बालों में अब सफेदी की हल्की झलक नजर आने लगी है। उधर मिसेस विलियमसन की उम्र कोई 46 साल के आसपास होगी। पर सच पूछो तो वो भद्र महिला अपनी असली उम्र को छिपाने के ऐसे ऐसे हुनर जानती हैं और इस सौंदर्य साधना में रोजाना इतना लंबा समय बिताती हैं कि उन्हें देखकर पहली नज़र में यही लगता है जैसे उनके 20 साल वाले यौवन में आज भी कोई कमी नहीं आई है। लेकिन दरअसल जैसे जवार के पानी को अगर किसी दीवार के पीछे कैद कर दिया जाए तो उसमें काई जमने लगती है और वो पानी सड़कर बदरंग दिखने लगता है। मिसेस विलियमसन के रूप का हाल भी अब कुछ वैसा ही हो गया है, विशेष रूप से जब वे किसी 20 साल की ताज़ा और जवान लड़की के बगल में खड़ी होती हैं तो उनका वो बनावटी रूप बड़ा ही अजीब और फीका नजर आने लगता है। उस लड़की का नाम ऑरेलिया है। ऑरेलिया कोई बहुत बड़ी विश्व सुंदरी नहीं है। उसकी आंखें, गालों की वो उभरी हुई हड्डियां और वो साधारण सा छरहरा बदन कोई बहुत बड़ा आकर्षण पैदा नहीं करता। फिर भी 46 और 20 के बीच का फासला बहुत बड़ा होता है और वो साफ झलकता है। विलियमसन का एक बेटा भी है, आर्थर। आर्थर अपनी बहन ऑरेलिया से उम्र में थोड़ा बड़ा है और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसके पास संजोकर रखी हुई पूरे 43 अलग अलग तरह की डिजाइन वाली टाई का एक शानदार कलेक्शन है। विलियमसन साहब आजकल सपरिवार नगरगढ़ के जमींदार महीधर राय के आलीशान बंगले में रह रहे हैं। दरअसल उन्हें यहां रहते हुए काफी समय बीत चुका है, जबकि महीधर राय ने उन्हें महज कुछ ही दिनों के मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था। महीधर बाबू स्वभाव से अत्यंत अतिथि सत्कार करने वाले इंसान हैं, और सच पूछो तो उनके खानदान में मेहमानों के प्रति ये गहरा अनुराग पीढ़ियों से चला आ रहा है।
विलमसन और उनका परिवार वहां से हिलने का नाम तक नहीं लेता था। फिर भी महीधर राय औपचारिकता निभाने के लिए हर हफ्ते 2-4 बार उनसे कुछ और दिन रुक जाने की विनती जरूर करते थे, और विलमसन साहब अपने पूरे परिवार की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हुए बड़े अधिकार के साथ कह देते, अरे राय, आपको इतना ज्यादा आग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यकीनन यहां और रुकेंगे। अरे भाई, कमाल तो देखिए। कुछ हफ्तों तक मेहमान बनकर रहने के बाद अब विलमसन साहब उस हवेली के मैनेजर बनकर ठाठ से रह रहे हैं। महीधर बाबू की वो पुश्तैनी और विशाल हवेली जो पुराने जमाने के भव्य अंदाज में बनी थी, उसके ठीक बगल में दक्षिण की ओर नदी के किनारे महीधर ने एक बिल्कुल नए दौर की आधुनिक इमारत बनवाई थी। उस नए बंगले में केवल सोने के कमरों की गिनती ही दर्जन भर से कम नहीं होगी। शुरुआत में तो महीधर बाबू ने उस मेहमान परिवार के लिए 3 सोने के कमरे और एक बैठने का कमरा बड़े दिल से छोड़ दिया था, पर फिर विलमसन साहब ने धीरे धीरे अपना जाल बिछाना शुरू किया। पहले उन्होंने अपने काम के लिए एक ऑफिस रूम मांगा, फिर आर्थर के लिए एक स्टडी रूम यानी पढ़ने का कमरा, और ऑरेलिया के लिए एक अलग ड्राइंग रूम झटक लिया। उसके बाद न जाने किस अजीब कारण से उन्हें एक और फालतू कमरे की जरूरत पड़ गई, जो बेचारे महीधर बाबू की समझ के बाहर था। पर देखते ही देखते विलमसन ने महीधर की उस नई और आलीशान इमारत के हर कोने पे अपना कब्जा जमा लिया। दरअसल एक बार महीधर के किसी जिगरी दोस्त का सपरिवार वहां आने का कार्यक्रम तय हुआ। योजना ये थी कि वे लोग हवेली के उसी नए वाले हिस्से में रुकेंगे। आखिर उस इमारत में 5-7 परिवार एक साथ बड़े आराम से रह चुके थे। पर महीधर के उस दोस्त के पहुंचने से पहले ही विलमसन ने अपनी चालाकी का पत्ता फेंका और बोला, राय, मेरी एक विनती माननी होगी। अगर तुम उन लोगों के ठहरने का इंतजाम कहीं और कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे भाई, ऐसा मत सोचना कि वे हिंदुस्तानी हैं इसलिए मुझे कोई ऐतराज है, बिल्कुल नहीं। बस बात यह है कि उस दोस्त के साथ मेरी पटरी नहीं बैठती, और वैसे भी तुम्हारी उस पुरानी हवेली में तो जगह की कोई कमी नहीं है। इसके बाद न जाने कितनी बार महीधर के सगे रिश्तेदार और करीबी दोस्त आए, पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हवेली के उस नए आधुनिक हिस्से में कदम भी रख सके। विलमसन हर बार अपनी कोई नई और अचूक दलील पेश कर देता और ऐसी जिद पकड़ लेता कि वो उस हिस्से में अकेला ही रहेगा। अब तो आलम यह है कि विलमसन को कोई तर्क देने या मुंह खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जो भी मेहमान आते हैं उन्हें पुरानी हवेली के उन 57 कमरों में से जो सबसे बढ़िया 10 कमरे हैं उनमें ठहरा दिया जाता है। महीधर बाबू अब भूल कर भी विलमसन की शांति में खलल डालने की बात सोच भी नहीं सकते। सच पूछो तो जब जिले के कलेक्टर जैक्सन साहब अपनी पत्नी के साथ 3 दिनों के लिए महीधर के मेहमान बने, तब भी उनके रुकने का इंतजाम उसी पुरानी हवेली में ही किया गया था। पर विलमसन साहब ने फौरन अपनी पहनी बुद्धि लड़ाई और अधिकार भरे स्वर में कहा, राय, क्या तुम ये छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि मिस्टर जैक्सन के साथ मुझे हर समय तमाम जरूरी मसलों पर चर्चा करनी होगी। नई सड़कें, स्कूल, फैक्ट्रियां और न जाने कितनी ही विषयों पर लंबी बातें होनी है। वे लोग मेरे ही घर में ठहरेंगे। अरे भाई, ये पहली बार था जब विलमसन में खुलेआम महीधर की उस नई और कीमती इमारत को मेरा घर कहकर पुकारा। पर ताज्जुब की बात देखिए कि उस समय उनके मुंह से निकली ये बात किसी को भी अजीब या बेचुकी नहीं लगी। जैक्सन साहब के जाने के बाद स्मिथ साहब और बेनेट साहब भी आए। इत्तेफाक देखिए कि उन दोनों की पत्नियां मिसेस विलमसन की और उनके बच्चे आर्थर व अरेलिया के पक्के दोस्त निकले। लिहाजा उन सबका विलमसन के घर में आकर रहना सबको बिल्कुल स्वाभाविक और जायज लगने लगा। अरे भाई, महीधर राय की जमींदारी कोई छोटी मोटी जागीर नहीं थी। वो तो किसी एक पूरे राज्य के बराबर विशाल और भव्य थी। और अब विलमसन साहब की कड़ी निगरानी और देखरेख में उस जमींदारी की तरक्की दिन दूनी और रात चौगनी होने लगी। सच पूछो तो विलमसन नाम का ये इंसान हद से ज्यादा मेहनती और जोश से भरा हुआ है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। और भला जोश क्यों ना हो, साहब के पास पौष्टिक और उत्तेजक भोजन व बढ़िया शराब की कोई कमी नहीं है। वे आराम को अपने काम का ही एक हिस्सा मानकर चलते हैं, और फुर्सत में मनोरंजन करना तो उनका अनिवार्य और रोजाना का नियम बन चुका है। साहब के भीतर का वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने का भाव उनके मन को हमेशा ताजा और जवान रखता है। ऊपर से एक सयाने व्यापारी की तरह वे इतने यथार्थवादी हैं कि मानसिक थकान या दिमागी उलझनों जैसी फालतू बातों का मतलब ही नहीं समझते।
विलमसन ने महीधर राय की हवेली और उनकी रियासत में जो कुछ भी किया है और अब भी कर रहे हैं, उसका ब्यौरा वाकई हैरान कर देने वाला और रोमांचक है। साहब ने अपने काम की शुरुआत रास्तों और सड़कों की मरम्मत से की। आज आसपास के गांव के लोग नगरगढ़ की उस नई पिच वाली सड़क पर कदम रखने से पहले बाकायदा अपने पैरों की कीचड़ और गंदगी धोते हैं। सालों साल से उन रास्तों पर बैलगाड़ियां चलती थीं और उन्होंने शहर जाने वाली मुख्य सड़क का हुलिया बिगाड़कर रख दिया था। अब विलासम साहब ने उस 5 मील लंबी सड़क पर बैलगाड़ियों का आना जाना पूरी तरह बंद करवा दिया है। अब उस रास्ते पर केवल महीधर बाबू की, उनके वीआईपी मेहमानों की और खुद विलासम साहब की मोटर गाड़ियां सर पर दौड़ती हैं। अब ड्राइवर को गड्ढों या कीचड़ के डर से गाड़ी धीरे चलाने या बार बार ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे भाई, अब बैलगाड़ियों के चलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया गया है। हालांकि वो रास्ता थोड़ा घूम कर जाता है, समय भी ज्यादा लगता है, पर विलासम की नजर में इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं है। रामपुर गांव से हनातिया जाने के लिए पहले महज 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता था। अब वही रास्ता करीब 10 किलोमीटर का हो गया है। नगरगढ़ से जिला मुख्यालय की दूरी बैलगाड़ियों के लिए अब 7-8 मील बढ़ गई है। पर साहब की बुद्धिमानी देखिए, उनके दोस्त स्मिथ की कंपनी ने नगरगढ़ से माल ढोने के लिए 8-10 भारी ट्रक काम पर लगा दिए हैं। अब उन बेचारी बैलगाड़ियों को ख्याटर ख्याटर का शोर करते हुए शहर जाने की जरूरत ही क्या है? सारा काम तो ट्रक ही निपटा देते हैं। यही नहीं, महीधर की हवेली के पास नदी के किनारे बिजली पैदा करने वाला एक बड़ा प्लांट यानी बिजली घर बैठाया गया है। अब महीधर राय की हवेली से पुराने जमाने के वो भारी झाड़ फानूस, लालटेन और हाथ से खींचने वाले कपड़े के पंखों का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। ताज्जुब की बात देखिए, पिछले 30 सालों से जो बूढ़ा शख्स हर शाम हवेली में रोशनी करने का काम करता था, उसे विलियमसन ने नौकरी से नहीं निकाला, पर हां, पंखा खींचने वाले उन 11 मासूम लड़कों और बुजुर्गों की छुट्टी कर दी गई है। बिजली घर चलाने का खर्चा निकल आए और ऊपर से कुछ मोटा मुनाफा भी हो, इसका पुख्ता इंतजाम विलियमसन साहब ने पहले ही कर लिया था। नगरगढ़ के बाशिंदों को उनके अपने कच्चे पक्के घरों में बिजली के बल्ब जलाने के लिए राजी करना विलियमसन के लिए बच्चों का खेल था। आधे लोग तो साहब के रसूख को देखकर खुद ब खुद समझदारी दिखाते हुए राजी हो गए, और दरअसल बाकी बचे हुए आधे लोगों को राजी करना विलियमसन को बखूबी आता था। जिस नगरगढ़ के घरों में शाम ढलते ही 1 घंटे के भीतर बत्तियां बुझ जाती थीं और लोग सो जाते थे, अब वहां रात के 12-12 बजे तक बिजली के बल्ब जलते हैं और लोग जबरन जागे रहते हैं। नियम बड़ा सख्त है साहब, बिजली का बल्ब जले या ना जले, पर महीने का बिल तो हर हाल में चुकाना ही होगा। अब रोशनी ना जलाने पर भी जेब से पैसे ढीले करने पड़े तो किसी का भी बदन जलकर खाक होना स्वाभाविक है। पर विलियमसन के राज में आवाज उठाए कौन? अरे भाई, विलामसन साहब की सक्रियता का तो कोई अंत ही नहीं था। उन्होंने नगरगढ़ की जमीन पर देखते ही देखते 3 बड़े कारखाने भी खड़े कर दिए। उनमें से कांच बनाने वाली फैक्ट्री तो सबसे विशाल और नामी थी, जिसका प्रबंधन सैमुअल पीटर एंड डेविडसन कंपनी जैसी बड़ी मैनेजिंग एजेंसी देख रही थी। महीधर राय की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि कम से कम एक कंपनी में उनकी अपनी भी कुछ हिस्सेदारी हो और वे अपनी पूंजी लगा सकें। सच पूछो तो उन्हें ये बात मन ही मन बड़ी अखरती थी, और वे इसे अपना अपमान समझते थे कि उनकी अपनी रियासत और उन्हीं की अपनी जमीन पर फैक्ट्री लगाने के लिए विलामसन के विदेशी दोस्त ही अपनी जेबों से पैसा डालें और वे महज जमीन देकर सहायता करने के अलावा और कुछ न कर सकें। महीधर तो केमिकल वाले कारखाने की पूरी लागत या फिर कम से कम आधी पूंजी लगाने के लिए पूरी तरह बेताब और उत्सुक हो उठे थे। पर दरअसल जो होना मुमकिन ही नहीं है, वो भला कैसे होगा? विलामसन ने उन्हें बड़े ही चालाकी भरे अंदाज में समझाया, राय, मैं तुम्हें एकदम खरी और सच्ची बात बताता हूं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और जोखिम उठाने की कुव्वत तुम्हारे भीतर नहीं है। आखिर तुम क्यों फालतू के इन पचड़ों और हंगामों में पड़ना चाहते हो? तुम्हें बिना कुछ किए ही मोटा मुनाफा मिलता रहेगा। जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तो सही कि तुम्हारी रियासत की कितनी तरक्की हो चुकी है और आने वाले वक्त में और कितना बड़ा कायाकल्प होने वाला। सच तो ये है कि विलामसन साहब इसके अलावा भी और न जाने क्या क्या कर रहे थे।
जमींदारी की बिल बंटी, लगान की वसूली और हिसाब किताब के बारीक विवरणों में जहां कहीं भी रत्ती भर की ढील या सुस्ती थी, साहब ने उन सबको ऐसा कस दिया था कि अब पूरी रियासत उस खिंचाव के मारे जैसे हर पल टन टन बज रही थी। नियमों की तो जैसे बाढ़ ही आ गई थी और कायदे कानूनों की कढ़ाई ऐसी कि देखकर ही हैरत होने लगे। अरे भाई, अगर महज 5-10 रुपए की भी ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए 1.5 दर्जन भर चिट्ठी पत्री लिखी जाती है, सवाल पूछे जाते हैं, जवाब तलब होते हैं, टिप्पणियां की जाती हैं और लंबी चौड़ी व्याख्याएं होती हैं। एक मामूली से स्टेटमेंट के लिए न जाने कितने कागज काले किए जाते हैं और एक क्लर्क पूरे 1.5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद उसकी एक पक्की और स्थायी फाइल तैयार कर पाता है। अब किसी के साथ भी गैर कानूनी तरीके से अन्याय होने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं बची थी। कानून के सिवा कुछ और करना जैसे नामुमकिन हो गया था। विलामसन के राज में अब किसी भी छोटी से छोटी बात को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाता था। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए उसे सीधे अदालत की दहलीज पर पहुंचा दिया जाता था। दरअसल एक घुड़की और डांट से ही सालों का रुका हुआ लगान पल भर में वसूल किया जा सकता था, पर साहब का कहना था कि डांटना डपटना कोई कानूनी तरीका नहीं है। 2 मीठे बोल बोलकर और आपसी समझौते से भी न जाने कितने झगड़े बड़ी आसानी से निपटाए जा सकते हैं। पर विलामसन साहब के मुताबिक उसमें कोई प्रेस्टीज यानी मान मर्यादा और रौब नहीं रह जाता। विलामसन अक्सर महीधर राय को नसीहत देते हुए कहते, राय, ये बात कभी मत भूलना कि दुनिया में सब कुछ इसी प्रेस्टीज के दम पे टिका है। अपनी गरिमा और प्रेस्टीज बनाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेस्टीज ही सब कुछ है। अरे भाई, इतनी मेहनत और इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बदले में विलामसन साहब महीने का महज 1.5 लाख रुपया वेतन लेते हैं। हालांकि महीधर राय ने उन्हें रहने के लिए आलीशान कोठी दी है, नौकर चाकर दिए हैं, बढ़िया खाने पीने और शराब का पूरा इंतजाम कर रखा है और साहब समय समय पर जो बड़ी बड़ी पार्टियां देते हैं उसका सारा खर्च भी महीधर की जेब से ही जाता है। फिर भी विलामसन ने नगरगढ़ के लिए जितना कुछ किया है और अभी कर रहे हैं उसकी तुलना में 1.5 लाख रुपए का वेतन तो महज ऊंट के मुंह में जीरा ही लगता है। शुरुआत के दिनों में विलामसन को इस बात का बड़ा मलाल रहता था कि जब वे गांव की तरफ से आते हैं तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सब उन्हें देखते ही पनक झपकते ही गायब क्यों हो जाते हैं। वे झुंझलाकर कहते कि आखिर ये लोग डरकर भागते क्यों हैं, भागने की भला जरूरत क्या है, जहां हो वहीं खड़े रहो और जब मैं करीब आऊं तो झुककर सम्मान के साथ सलाम करो। पर यूं छिपकर बाढ़ की ओट से या झिरियों से झांकने वाली बदतमीजी और अशिष्टता आखिर ये लोग क्यों करते हैं। और कभी कभी तो साहब गुस्से में आकर 2-4 लोगों को उनके घर से जबरन खिंचवाकर बाहर बुला लेते थे और उनके साथ जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करते थे। विलामसन अपने साथ चलने वाले अर्दली को सख्त हिदायत देता था और कहता था, इसे बोलो कि सलाम करे, इसे तमीज सिखाओ। और जब वो लाचार ग्रामीण डरते कांपते सलाम करता तो साहब बड़े ही रौब के साथ 2-4 बार अपना सिर हिलाते और अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहते, डरता काहे, डरो मत। बस इतना कहकर बात खत्म हो जाती। पर आगे बढ़ने से पहले वे अपने हाथ में ली हुई उस पतली और लचीली बेंत को हवा में सड़ाक से लहराते और रास्ते के किनारे उगी हुई किसी जंगली घास की फुनगी को एक झटके में उड़ा देते। फिर वे अपनी तिरछी नजरों से चुपके से ये भी ताड़ लेते कि जिस बंदे को उन्होंने अभी अभी अभेदान दिया था वो उस बेंत की आवाज से आखिर कितना सहम गया है और कैसा हक्का बक्का होकर डर गया है। अरे भाई, जब तक कोई बहुत बड़ी बेअदबी या गुस्ताखी ना हो तब तक वो बेंत आसानी से किसी इंसान की पीठ पर नहीं पड़ती थी। पर एक दिन दीनू बांदी नाम का एक शख्स ओरेलिया को घोड़े पर सवार होते देख बड़े ही बेवकूफी भरे अंदाज में हंस रहा था। उसने अपनी लंबी लाठी को दोनों हाथों से मजबूती से थाम रखा था और बिल्कुल सीधा खड़ा होकर किसी गंवार की तरह मुंह फाड़कर खिलखिला रहा था। अब विलामसन साहब भला ये बात कैसे नहीं जानते कि दीनू को इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं है कि इस तरह हंसना एक अपमानजनक अशिष्टता और बदतमीजी है। इसीलिए गुस्से में आकर नहीं बल्कि महज दीनू को यह सबक सिखाने के लिए कि उसे क्या नहीं पता है, विलामसन ने उसकी उस कोयले जैसी काली चमड़ी पर अपनी बेंत से 4-5 लंबी सुर्ख लकीरें खींच दी। उन गहरे निशानों से खून की बूंदें टपकने भी नहीं पाई थीं कि दीनू बांदी वहां से दुम दबाकर जान बचाकर भाग निकला। एक और दोपहर की बात है।
विलामसन साहब अपने पूरे परिवार के साथ नदी के किनारे ठंडी हवा का आनंद लेने और पक्षियों का शिकार करने निकले थे। तभी पांचू ग्वाले का बेटा मधु मैदान से अपनी गायों को लेकर घर लौट रहा था। पांचू के पास काली नाम की एक गाय थी जो स्वभाव से जरूरत से ज्यादा चंचल और नटखट थी। मैदान से घर लौटते समय तो उसका नखरा और भी बढ़ जाता था। वो कभी इधर भागती तो कभी उधर, कभी अचानक ठिठक कर खड़ी हो जाती और अपना सिर नीचे झुकाकर किसी पर हमला करने का ढोंग रचती, तो कभी अचानक अपने सींग हिलाती और चारों पैर हवा में उछालकर किसी भी दिशा में बेतहाशा दौड़ लगा देती। हालांकि उसका स्वभाव किसी को चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। अपनी 2 साल की उम्र में उसने आज तक एक भी इंसान को सींग नहीं मारा था। वो सींग हिलाते हुए जिस तेजी से दौड़ रही थी, उस हिसाब से वो विलामसन और उनके परिवार से करीब 10 हाथ की दूरी से आराम से निकल जाती। पर मिसेस विलामसन और ऑरेलिया उस गाय को अपनी ओर आता देख डर के मारे इतनी जोर से चीखीं और ऐसा मातम मचाया कि विलामसन और आर्थर ने अपनी 2 नली बंदूकों की चारों गोलियों के छर्रे उस बेचारी काली गाय के शरीर में उतार दिए। जब मधु यह अनर्थ देखकर रोता चिल्लाता हुआ वहां पहुंचा, तो ऐसे खतरनाक और हिंसक जानवर को बिना रस्सी के खुला छोड़ देने के जुर्म में विलामसन ने अपनी बंदूक के कुंदे से उसे कई बार पीटा और आर्थर ने भी उस पर अपने हाथ साफ किए। और वो मधु इतना दुबला पतला और कमजोर युवक था कि उन चंद चोटों को ही बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। त्रिलोचन तरफदार के बेटे धूर्जटी को तो विलमसन ने एक दिन महज अपने खाली हाथों से ही सबक सिखा दिया था। धूर्जटी शहर के कॉलेज में पढ़ता है और उसे सिगरेट पीने का बड़ा शौक है। नदी के किनारे बनी उस सुंदर पक्की नाली पर बैठकर विलमसन परिवार आश्विन के महीने की उस सुहानी और शीतल हवा का लुत्फ उठा रहा था। तभी बिना कुछ सोचे समझे धूर्जटी भी वहां आया और साहब से महज 1 हाथ की दूरी पर बैठकर मजे से सिगरेट के कश खींचने लगा। सिगरेट का धुआं उड़कर मिसेस विलमसन और मिस ऑरेलिया के चेहरे की ओर जाने लगा। उधर आर्थर बड़े इत्मीनान से सिगार पी रहा था और खुद विलमसन साहब अपना पाइप सुलगा रहे थे। साहब ने अचानक अपने बेटे के हाथ से वो सिगार छीना और उसके जलते हुए सिरे को सीधे धूर्जटी के गले पर मजबूती से दबा दिया। विलमसन ने सोचा था कि सिगार से गला दागने का ये छोटा सा इशारा धूर्जटी को उसकी औकात बताने के लिए काफी होगा, और दरअसल होना भी यही चाहिए था। लेकिन शहर के कॉलेज में मिली उस विदेशी शिक्षा का कुछ ऐसा उल्टा असर हुआ कि धूर्जटी ने बिना किसी डर या झिझक के पूरी ताकत लगाकर विलमसन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अरे भाई, फिर तो जैसे वहां कोहराम मच गया। विलमसन और उसके बेटे आर्थर ने मिलकर धूर्जटी पर चारों हाथों से हमला बोल दिया। पर सच पूछो तो आज के दौर के ये पढ़ लिख रहे बाबू लोग सिर्फ बदतमीज ही नहीं हुए हैं, बल्कि लगता है कि कसरत और मुक्केबाजी के दांव पेच भी बड़ी अचूकता के साथ सीख गए हैं। उन दोनों ने मिलकर धूर्जटी को जितना मारा, उस अकेले लड़के ने उन दोनों को उससे कहीं 2 गुना वापस लौटा दिया। किस्मत देखिए कि विलमसन के पास उस दिन उसकी बंदूक नहीं थी। धूर्जटी अपनी धोती के कोने से नाक और मुंह से बहते खून को पोंछने लगा और उधर विलामसन अपनी नाक पर रुमाल दबाए हुए भारी कदमों से अपनी कोठी की ओर बढ़ने लगा। विलामसन के पास 2 बेहद खूंखार और शिकारी कुत्ते थे जो रोजाना नौकर के साथ हवा खाने बाहर निकलते थे। कोठी की ओर बढ़ते समय रास्ते में ही उन कुत्तों से विलामसन का सामना हो गया। साहब का दिमाग हमेशा से ही बहुत तेज और चपल रहा है। उन्होंने फौरन उन कुत्तों को साथ लिया, वापस मुड़े और धूर्जटी से कुछ दूरी पर खड़े होकर उनकी जंजीरें खोल दी और उन्हें धूर्जटी पर ले लिया। बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए उन शिकारी कुत्तों ने धूर्जटी पर हमला किया और उसे दबोचकर जमीन पर पटक दिया। विलामसन ने सोचा था कि बस लड़के को थोड़ा लहू लोहान और नाकान उबद करके
वे कुत्तों को वापस बुला लेंगे। धूर्जटी की हालत तो वाकई बहुत बुरी हो गई थी, पर दरअसल उन कुत्तों को वापस बुलाने का मौका ही विलामसन को नहीं मिला। यहां से ग्वालपाड़ा की बस्ती बहुत पास थी और नदी के उस पार ही बांदियों की एक पूरी बस्ती बसी थी। अगहन की शुरुआत थी और नदी का पानी इतना कम था कि लोग घुटनों तक डूबकर आसानी से पैदल पार कर रहे थे। जब विलामसन और धूर्जटी के बीच हाथापाई चल रही थी, तभी आसपास करीब 30-40 तमाशबीन जमा हो गए थे। अब वे सब शोर मचाते हुए लाठियां लेकर वहां दौड़ पड़े। देखते ही देखते लाठियों की बरसात हुई और विलामसन के वे दोनों शिकारी कुत्ते वहीं ढेर हो गए। सच पूछो तो उन वफादार कुत्तों को मारे बिना भी धूर्जटी की जान बचाई जा सकती थी। आखिर कुत्ता तो बेजुबान और स्वामी भक्त प्राणी होता है, पर विलामसन की सोहबत और उसकी गुलामी करने के कारण ही उन बेचारों को अपनी जान गंवानी पड़ी। विलामसन ने बाद में बड़ी ढिठाई से इस बात को झुतला दिया और कहा, यह सब कोरा झूठ है। वे लोग तो डर के मारे पागल और दिशाहीन हो गए थे। विलामसन के बदलते हुए रंग ढंग देखकर अब किसी को भी शक नहीं रहा कि उन कुत्तों से उसका लगाव कितना गहरा था। कुत्तों की मौत के गम में वो अब हर समय अपने मुंह से पागलों की तरह गुर्राने जैसी आवाजें निकालने लगा था। उसका दिमाग पूरी तरह सनक चुका था। वो जब तब और जिसे तिसे अपनी बैंत से सटासट पीटने लगा था। जरा सी बात पर पहरेदारों और चपरासियों को नौकरी से निकाल दिया जाता था और जुर्मानों का दौर ऐसा चला कि किसी को भी आधे से ज्यादा वेतन नहीं मिल पा रहा था। कारखानों में मजदूरों की कमी पड़ने लगी थी। पहले तो साहब ने दबाव डालकर और बहला फुसलाकर लोगों को काम पर रखा, पर अब तो हद ही हो गई। अब लोगों को घर से जबरन पकड़ पकड़कर और हाथ पैर बांधकर कारखानों में झोंका जाने लगा। यहां तक कि उन किसानों को भी नहीं बख्शा गया जिनकी खुद की खेती उनके बिना बर्बाद हो रही थी। अरे भाई, विलियमसन साहब का कहर ऐसा टूटा कि पूरा का पूरा ग्वालपाड़ा ही वहां से उजड़ गया। साहब ने हुक्म सुनाया कि अब वे लोग वहां से 1 मील दूर उस दलदली जमीन और नाले के किनारे रहेंगे। दरअसल विलियमसन ने अपनी पैनी बुद्धि से यह तय कर लिया था कि उन बिचारों को अपनी झुग्गियां बनाने के लिए उस कीचड़ भरी जगह के अलावा और कहीं अनुमति देना मुमकिन नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नदी के उस पार रहने वाले बांदीपाड़ा के एक एक इंसान को पूरे 1 महीने तक घर बार छोड़कर नदी के किनारे को ऊंचा करने के काम में जुटना पड़ा। सच पूछो तो उस नन्ही सी पतली नदी में आज तक कभी बाढ़ आई हो, ऐसा किसी पुराने बुजुर्ग को भी याद नहीं था। पर विलियमसन साहब ने तो जैसे अपनी नाक की लड़ाई बना ली थी। उनका तो बस एक ही हट था और एक ही प्रण था कि ये लोग 1 महीने तक बिना किसी मजदूरी के बेगार खटेंगे और खुद को उस काल्पनिक बाढ़ से बचाएंगे ही बचाएंगे। ये वो लोग थे जो दिन भर मेहनत करते थे, तब जाकर शाम को आधा पेट या चौथाई पेट खाना नसीब होता था। अब जब 3 दिनों तक बिना 1 पैसा मिले मिट्टी ढोने का काम चला तो उनके घरों में चूल्हे बुझ गए और फाका मस्ती शुरू हो गई। जिस हाथ में कभी लाठी थामकर उन्होंने विलियमसन के शिकारी कुत्तों को ढेर किया था, अब उस हाथ में कुदाल पकड़ने की भी ताकत नहीं बची थी। जब हालत बेकाबू होने लगी, तब विलियमसन ने अपनी एक फैक्ट्री से कुछ पेशगी मजदूरी यानी एडवांस पैसा मंगवाकर उनके खाने का थोड़ा इंतजाम तो किया, पर मिट्टी काटने का वो नरक बंद नहीं हुआ। साहब के खूंखार गोरखा दरबान वहां बुत बनकर खड़े रहते थे और पूरे 1 महीने तक उन गरीबों से कोड़े के दम पर उनका भला करवाते रहे। उधर पूरे 1 महीने तक बिस्तर पर मौत से लड़ने के बाद धूर्जटी आखिरकार ठीक होकर उठ खड़ा हुआ। पर गांव वालों को लगा कि विलियमसन के उन शिकारी कुत्तों के काटने से शायद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। दरअसल ये दुनिया कितनी हसीन है। यहां सुख, शांति, चैन और ऐशो आराम जैसे कितने अनमोल वरदान मौजूद हैं, और धूर्जटी के सामने तो 1.5-2 लाख रुपए महीने की शानदार नौकरी और एक खूबसूरत बीवी के साथ घर बसाने की सुनहरी संभावनाएं खड़ी थीं। पर वो जैसे इन सबको पूरी तरह भूल गया हो। अब उसका दिन रात का बस एक ही काम रह गया था, दर दर भटकना और दूसरों के दिमाग को भी अपनी तरह खराब करने की कोशिश करना। सच तो यह है कि उस इलाके में शायद ही कोई ऐसा बचा हो जिसका दिमाग कम या ज्यादा खराब न हुआ हो, पर उन सबको एक रास्ते पर लाने के लिए धूर्जटी को पहाड़ जैसी मेहनत करनी पड़ी।
अब तक जो लोग बिखरे हुए थे और अलग अलग दिशाओं में अपनी पीड़ा सह रहे थे, धूर्जटी ने बड़ी मशक्कत से अपने कुछ वफादार साथी जुटाए और उन सबके दिमागों को एक केंद्र पर ले आया। अचानक उन सीधे साधे और डरे हुए इंसानों के भीतर न जाने कौन सा ज्वालामुखी फट पड़ा। अब हर तरफ से बस एक ही नारा और एक ही अभिशाप सुनाई देने लगा, विलियमसन बर्बाद हो जाए, विलियमसन का नाश हो। हालात को बिगड़ता देख महीधर राय बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने विलियमसन को एकांत में बुलाकर कहा, विलियमसन, मेरा मशवरा मानो तो तुम कुछ दिनों के लिए यहां से कहीं बाहर घूमने चले जाओ। मामला बहुत गर्म है। विलियमसन के चेहरे पर वही चिर परिचित और ठंडी मुस्कान उभरी। उसने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, राय, तुम बेकार में फिक्र कर रहे हो। अगर 2-4 एहसान फरामोश और बदतमीज लोग चिल्लाना चाहते हैं तो उन्हें चिल्लाने दो। मुझे पता है कि यहां के ज्यादातर लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरा साथ चाहते हैं। महीधर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पर कम से कम अब तो थोड़ा नर्म पड़ जाओ। साहब ने तपाक से कहा, क्या बात करते हो, यही तो असली वक्त है अपनी सख्ती दिखाने का और मजबूती से खड़े रहने का। महीधर को अब भी हिचकिचाते और डरा हुआ देख ऑरेलिया ने उन्हें अपनी आंखों से इशारा किया और अपने ड्राइंग रूम के सन्नाटे में बुला लिया। उसने महीधर को मखमली कोच पर बिठाया और पीछे से आकर अपने दोनों हाथों से उनका गला पकड़कर अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया। महीधर राय का रंग काला है, रत्ती भर का भी शक नहीं कि वे एकदम काले हैं। ऑरेलिया उन्हें पीछे से इसी अंदाज में प्यार करती है। दरअसल उसे यह तरीका सबसे मुफीद लगता है, क्योंकि महीधर उसका चेहरा नहीं देख पाते और ऑरेलिया को अपने मन के असली भाव और नफरत को छिपाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ऑरेलिया ने बड़े ही शिकायती लहजे में महीधर राय से कहा, राय, तुम देख रहे हो कि आजकल मुझे देखते ही ये छोटे छोटे बच्चे मुझ पर पत्थर और ढेले फेंक कर मारने लगते हैं। भला ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। आखिर मैंने इन पर कितने एहसान किए हैं और न जाने क्या क्या खिलाया पिलाया है। उस दिन मेरी कार से जो कुछ लोग कुचल गए थे, क्या उसमें मेरा कोई कसूर था? भला कोई बीच सड़क पर खेलता है। मैं दूर से हॉर्न देती रही पर वे हटे ही नहीं। आखिर इतनी तेज रफ्तार में कोई अपनी गाड़ी अचानक कैसे रोक सकता है? पर इसी बात के लिए ये लोग मुझे देखते ही पत्थर मारने लगे। और तुम हो कि पिताजी को यहां से चले जाने को कह रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि हम इन लोगों का ये जुल्म और अत्याचार चुपचाप सहते रहें? महीधर राय का सिर चकराने लगता है और उन्हें कुछ भी सूझता नहीं है। सच पूछो तो ऑरेलिया उनके लिए महज एक लड़की नहीं है, बल्कि वो तो उनके जीवन की उस पूरी आधुनिक चेतना का आधार है जिसमें शिक्षा दीक्षा, ऊंचे विचार, खान पान, क्लब, होटल, सिनेमा, ट्रेन, मोटर कार, हवाई जहाज, बिजली, रेडियो, सिविल कोड, पीनल कोड जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। महीधर को ऐसा महसूस होता है जैसे ऑरेलिया के बिना वे पूरी तरह होश खो देंगे और उनका वजूद ही मिट जाएगा। उनके भीतर विलियमसन का खौफ तो पहले से ही बैठा था, पर अब ऑरेलिया को खो देने का डर भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनका ये डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और महीधर पूरी तरह विलियमसन परिवार के चंगुल में फंसकर लाचार हो चुके थे। महीधर भले ही व्याकुल और परेशान हो रहे थे, पर विलियमसन और उसका परिवार अब जो कुछ भी घट रहा था उसे महज एक मामूली बात समझकर हवा में उड़ा रहे थे। गोलियां चलाकर, लाठियां बरसाकर, लोगों को कैद करके, उनकी संपत्ति लूटकर और घरों में आग लगाकर विलियमसन अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के एक अजीब और हिंसक मिशन पर निकल पड़ा था। इस नए जोश, उत्साह और उत्तेजना के नशे में वो जैसे एकदम नया इंसान बन गया था। उसके चेहरे पर अब केवल आतंक की लकीरें और कुछ बनावटी अफसोस के भाव ही नजर आने लगे थे। अरे भाई, एक रात खबर आई कि अगले दिन सुबह गांव वाले उस प्रतिबंधित रास्ते से अपनी 500 बैलगाड़ियां लेकर गुजरेंगे। सच पूछो तो वह कोई आम रास्ता नहीं था। विलियमसन की दरिया दिली थी कि उसने उस सड़क पर आम लोगों को पैदल चलने या रबर के टायर वाली गाड़ियों से जाने की अनुमति दे रखी थी। पर विलियमसन के उस कड़े हुक्म की धज्जियां उड़ाते हुए गांव वालों ने तय किया कि वे अपनी लकड़ी के चक्कों वाली 500 बैलगाड़ियां एक साथ लेकर जिला मुख्यालय की ओर रवाना होंगे। महीधर ने कातर होकर विलियमसन से मिन्नतें की। विलियमसन, जाने दो ना उन्हें, आखिर क्या बिगड़ जाएगा? विलियमसन ने तपाक से जवाब दिया, क्या तुम पागल हो गए हो राय? भला ऐसी हिमाकत की इजाजत कभी दी जा सकती है? महीधर राय अब भी हिचकिचा रहे थे और कुछ कहना चाहते थे, पर ऑरेलिया ने उन्हें अपनी नशीली आंखों से फिर इशारा किया और ड्राइंग रूम के सन्नाटे में ले गई।
अगले दिन सुबह के ठीक 10 बज रहे थे जब नगरगढ़ से जिला मुख्यालय की ओर 500 बैलगाड़ियां एक साथ रवाना हुईं। लकड़ी के उन चक्कों से निकलने वाली वो कैचर कैचर की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। विलमसन ने अपना जाल पहले ही बिछा रखा था। जैसे ही गाड़ियां करीब 2 मील आगे बढ़ीं, विलमसन के गुर्गों ने उन्हें रुकवाया और हर एक गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। साहब की दरियादिली देखिए, हर एक गाड़ी को जलाने के लिए औसत 3 गैलन पेट्रोल फूंका गया। दरअसल काम तो इससे कम पेट्रोल में भी हो सकता था, पर ऐसे महान कामों में कंजूसी करना विलमसन के खानदान की फितरत में नहीं था। अरे भाई, पिछले कुछ दिनों से ग्वाले अपनी उसी पुरानी पैतृक जमीन पर फिर से छोटी छोटी झोपड़ियां और छप्पर ढालना शुरू कर चुके थे। विलमसन ने पहले तो सोचा था कि इन घरों के पूरी तरह बन जाने तक इंतजार करेगा, पर आज तो साहिब के सिर पर आग लगाने का ऐसा जुनून और नशा सवार हुआ कि उन 500 जलती हुई बैलगाड़ियों के बाद उसने उन आधी बनी और पूरी हो चुकी झोपड़ियों में भी आग झोंक देने का खौफनाक हुक्म सुना दिया। इस विनाशकारी अग्निकांड में ताज्जुब की बात यह रही कि जान महज एक ही इंसान की गई। वो अभागा धूर्जटी ही था जो सबसे आगे वाली बैलगाड़ी पर सवार था। बाकी गाड़ियों के चालकों को तो भागने का मौका मिल गया, पर धूर्जटी को उस गाड़ी से मजबूती से बांध कर रखा गया था। लिहाजा उस लकड़ी की गाड़ी के साथ साथ वो भी जलकर राख का ढेर बन गया। उस इकलौती गाड़ी को जलाने के लिए विलमसन ने कोई 5-6 गैलन पेट्रोल उड़ेलवाया था। कुछ मजदूरों और तमाशबीनों को आग की लपटों से हल्की फुल्की झुलसन हुई और कुछ ग्वालों के सिर भी थोड़े फूट गए। बस इसके अलावा और कुछ खास नहीं हुआ। उसी शाम नगरगढ़ के कुछ नामी गिरामी और संभ्रांत लोग महीधर राय की हवेली पहुंचे और अपनी फरियाद लेकर उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, राय साहब, अब बहुत हो गया। अब आप इस विलमसन को यहां से चलता कीजिए और फौरन विदा दीजिए। महीधर राय बुरी तरह सक पका गए और लाचारी से बोले, पर भाई, मैं उसे विदा करूं तो आखिर कैसे करूं? उन लोगों ने तंग आकर कहा, उसे यहां से चले जाने को कहिए। महीधर ने एक अजीब सा सवाल किया, पर क्या मेरे कहने से वो चला जाएगा? सच पूछो तो ये बात महीधर को अपने खुद के कानों में भी बड़ी अजीब और बेतुकी सी लगी। आखिर ये उनकी अपनी जमींदारी थी, उनकी अपनी आलीशान हवेली, उनके अपने ही लोग और उनका अपना ही पैसा। फिर भी ये कहना कि विलियमसन उनके हुक्म पर यहां से नहीं जाएगा, इस बात का भला क्या मतलब निकलता था? उन भद्र पुरुषों ने सख्त लहजे में कहा, आप उसे आज के आज ही जाने के लिए कहिए। बेमतलब उसकी करतूतों की वजह से आप खुद अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? महीधर ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, देखता हूं क्या किया जा सकता है। आप लोग इतने बेचैन ना हो, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। इधर विलियमसन का परिवार शाम की चाय का लुत्फ उठा रहा था। महीधर वहां पहुंचे, पर उन्होंने चाय पीने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अपना चेहरा बड़ा ही गंभीर और चिंतामग्न बनाया और बोले, विलियमसन, अब मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें कम से कम 6 महीने के लिए काम से छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। तुम कल सुबह ही यहां से चले जाओ। मैं अभी पूरे गांव में मुनादी करवा देता हूं कि तुम कल से 6 महीने की लंबी छुट्टी पर बाहर घूमने जा रहे हो। विलियमसन ने बड़े ही बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, क्या तुम पागल हो गए हो राय? भला ऐसी नाजुक स्थिति में तुम्हें मझधार में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरे जाने के बाद यहां का क्या हल होगा? सब के सब मारे जाएंगे। महीधर वैसे तो स्वभाव से डरपोक नहीं थे, बस उनके मन की बनावट ही कुछ ऐसी खड़ी पड़ी और पेचीदा थी। पर आज उन्होंने उन शब्दों को बड़ी बेबाकी और बिना किसी झिझक के अपनी जुबान पर ला दिया जिनकी उन्होंने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वे बोले, जो भी हो विलियमसन, पर अब मैं तुम्हें और ज्यादा यहां रहने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। तुम कल सुबह ही रवाना होगे और मैं अभी ये खबर चारों ओर फैला रहा हूं। ये सुनते ही सब शांत हो जाएंगे। विलियमसन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो चिल्लाकर बोला, राय, तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने गई है क्या? जैसे ही उन लोगों को पता चलेगा कि मैं जा रहा हूं, उनका साहस और बढ़ जाएगा। वे और भी ज्यादा उत्तेजित होकर तुम्हारी हवेली, तुम्हारे घर और कचहरी पर हमला बोल देंगे। चारों तरफ लूटपाट और दंगे शुरू हो जाएंगे।
क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि महज मेरे यहां मौजूद होने के डर से ही वे लोग अब तक दुबके बैठे हैं? महीधर ने हकलाते हुए अपनी बात दोहराई। जो भी हो, पर अब मैं इन सब धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। उस पूरी बहस के दौरान ऑरेलिया लगातार महीधर को आंखों से अपनी तरफ इशारा कर रही थी, पर आज महीधर ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपनी नजरों को कमरे के कीमती कालीन पर टिकाए रखा। उन्होंने ऑरेलिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। विलियमसन खुद अपनी जगह से उठा, अलमारी खोली और शराब की एक बोतल निकाल लाया। उसने एक गिलास में पैग उनेला और महीधर के सामने बढ़ाते हुए कहा, राय, जरा इसे पीकर देखो, बड़ी ही शानदार चीज है। इसके बाद हम ठंडे दिमाग से बैठकर आगे की योजना बनाएंगे। देखो राय, दुनिया में फर्ज और कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने ऊंचे आदर्शों के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ईश्वर ने मुझे जो रास्ता दिखाया है और जो निर्देश दिए हैं, मुझे तो उसी का पालन करना होगा। समाप्त।